नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है फर्श से अर्श पर पहुंची एक महिला की, और पुनः अर्श से फर्श पर पहुंची एक महिला की। जी हां, सही सुना आपने। यह कहानी चंदा कोचर की है, जोधपुर की उस लड़की की है जिसके पिता का देहांत 11 साल की उम्र में हो गया था। एक आम परिवार की लड़की, फिर से सुनिए, एक आम परिवार की लड़की जिसके पिता का देहांत 11 साल की उम्र में हो गया था। वो मुंबई जाती है, पढ़ाई लिखाई करती है, और 1984 में आईसीआईसीआई एक रिटेल कंपनी होती है, वहां एक मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के रूप में नौकरी शुरू करती है। उसकी तरक्की होती है। 1993 से आईसीआईसीआई रिटेल कंपनी ये निर्णय लेती है कि अब हम बैंकिंग का काम करेंगे। 1994 में आईसीआईसीआई एक बैंक के रूप में स्थापित होती है, और चंदा कोचर उसमें एक एम्प्लॉय के रूप में शामिल होती है। वक्त का कारवां आगे बढ़ता है। चंदा कोचर आईसीआईसीआई की सबसे कम उम्र की सीईओ बनती हैं 2009 में। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन ने लगातार 7 साल दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में उन्हें शामिल किया। आगे बढ़कर के भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। गौर से सुनिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह थी उनकी शीर्ष की यात्रा। लेकिन कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह खबर शॉक करने वाली है, खबर चिंता करने वाली है। तो समझते हैं आखिर हुआ क्या। कियर्स पर पहुंची एक महिला को सीबीआई ने हथकड़ियां लगाई, पति के साथ हथकड़ियां लगाई, जेल ले गई। हुआ क्या था? तो हुआ कुछ यूं था कि इस कहानी के 3 पात्र थे। एक बैंक आईसीआईसीआई, एक कंपनी वीडियोकॉन, और एक कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स। ये 3 कंपनियां थी, और इन तीनों से 3 लोग जुड़े थे। आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर थी, वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत थे, और न्यू पावर रिन्यूएबल्स के दीपक कोचर थे। कहानी में पेच यही आता है, ये वो दीपक कोचर थे जो चंदा कोचर के पति थे। हुआ कुछ यूं कि चंदा कोचर ने जब 2009 में आईसीआईसीआई के सीईओ पद को ज्वाइन किया, तो उन्होंने वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन कंपनी को और उनसे जुड़ी हुई 4 कंपनियों को इंस्टॉलमेंट में कुछ लोन दिए। कुल मिलाकर के 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, और बदले में वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन ने दीपक कोचर की कंपनी को फायदा पहुंचाया। कहोगे ये कौन सी बात है? बात है, यह एक प्रकार का करप्शन है। यह खेल चलता रहा, चंदा कोचर शीर्ष पर आसीन रही। 2016 में एक व्यक्ति आए, अरविंद गुप्ता, जो आईसीआईसीआई के इन्वेस्टर्स बने। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री और आरबीआई को चिट्ठी लिखी, और यह लिखा कि चंदा कोचर ने जो वीडियोकॉन को लोन दिया है, उसमें लोन देने के नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन चंदा कोचर इतनी बड़ी शख्सियत थी कि किसी ने बात उनकी सुनी ही नहीं। फिर साल आया 2018 का, एक व्हिसल ब्लोअर एक्टिव हुआ, और उस व्हिसल ब्लोअर ने एक मुहिम सी छोड़ दी चंदा कोचर के खिलाफ। उसने पर्याप्त साक्ष्य दिए कि कैसे वीडियोकॉन को लोन देने में आईसीआईसीआई बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है, अर्थात चंदा कोचर ने नियमों का उल्लंघन किया है। यह एक प्रकार का आर्थिक अपराध है, और कैसे वीडियोकॉन ने दीपक कोचर को फायदे पहुंचाए हैं। उस विसल ब्लोअर की मेहनत रंग लाई, उसकी मुहिम रंग लाई, और 2019 जनवरी में सीबीआई ने चंदा कोचर के खिलाफ केस दर्ज किया, और कुछ ही दिनों पहले उनके पति समेत गिरफ्तारी कर ली गई। इस छोटी सी कहानी से एक कुछ सबक है। सबक नंबर 1 कि कैसे हमारे बैंक पर्दे के पीछे कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, और आम जमाकर्ता ने जो पैसा जमा किया है, कैसे उस जमाकर्ता के भरोसों को तोड़ते हुए, उस जमाकर्ता के हितों पर ध्यान न देते हुए कुछ लोगों के हितों पर ध्यान दे रहे हैं। सबक नंबर 2
या आरबीआई के लिए है, बैंकिंग के लिए है, कि कैसे एक तरफ जहां भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एनपीए के बोझ से करा रही है, वही बैंक बोर्ड में बैठे हुए शीर्ष लोग कैसे लापरवाही बरत रहे हैं और रेवड़ियों की तरह लोन बांट रहे हैं। तो आरबीआई को भी सजग सतर्क हो जाना चाहिए। और सबक नंबर 3 इस देश की सरकारों के लिए है। चूंकि भारत का 75% पैसा बैंकिंग सिस्टम से फ्लो करता है, अगर बैंकिंग सिस्टम में ही इस प्रकार के करप्शन होते रहेंगे तो अर्थव्यवस्था को ये लोग दीमकों की तरह खा जाएंगे और आम आदमी के हाथ में सिर्फ लोकतंत्र के नारे रह जाएंगे। और सबक नंबर 4, इस कहानी में एक छुपा हुआ पात्र, एक विसल ब्लोअर भी है। उस विसल ब्लोअर ने लड़ाई लड़ी और शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को धाराशाही कर दिया। तो आम लोगों के लिए सबक नंबर 4 है कि लोकतंत्र को जीवंत रखना है, लोकतंत्र को मजबूत रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इस लोकतंत्र के लिए जागते हुए रहना पड़ेगा, इस लोकतंत्र के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा, इस लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। तभी देश सुरक्षित रहेगा, अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी, सबके सपने सुरक्षित रहेंगे। तो बस इस कहानी में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद।